नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का बहुत स्वागत है कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, रासायनिक कीटनाशक, रासायनिक खाद का उपयोग करने से दिन पर दिन पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता घटते जा रही है, खेती किसानी की लागत बढ़ रही है और सबसे बड़ी बात कि इससे जो फसल उत्पादन होता है उससे मनुष्य के शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में इन तमाम समस्याओं का एक ही हल है जैविक खेती। जैविक खेती को दिन पर दिन बढ़ावा मिल रहा है और जैविक खेती से जो फसल उत्पादन होता है उसकी अच्छी कीमत भी मिलती है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि जैविक खेती के क्या क्या फ़ायदे हैं, इसको कैसे किया जाना चाहिए, इसका सही तरीका क्या होता है। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रामधन घसवा जी। आप कृषि वैज्ञानिक हैं और कृषि विज्ञान केंद्र जावरा रतलाम से आप हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार किसान भाइयों। तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि जैविक खेती क्या होती है, उसकी अवधारणा क्या है या उसका महत्व क्या है। जी सर, सबसे पहले तो अपन जैविक खेती का जो मतलब है, वो जैविक खेती फसल उत्पादन करने की वो तकनीक है या वो पद्धति है जिसमें किसान भाई जो सिंथेसिस रासायनिक उर्वरक है, कीटनाशक है, फफूंदनाशक है, इनका बिना प्रयोग किए हुए बजाय इनकी जो नेचुरल रिसोर्सेज है जैसे बायो एजेंट है, बहुत सारे जैव उर्वरक है, इनका प्रयोग करके जो फसल का उत्पादन लिया जाए उसको जैविक खेती कहते हैं। और वर्तमान समय में जैसे हरित क्रांति के समय से ही देश में जैसे 1970 की अपन बात करें तो जो उर्वरकों का जो कंजप्शन था वो 11-12 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से था, जो बढ़ के 2018 तक 175 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से पहुंच गया। तो इनकी जो उर्वरकों का जो असंतुलित प्रयोग करने के कारण मृदा की जो उर्वरकता क्षमता है या मृदा में जो अपन बात करें उसकी जो प्रोडक्टिव है उर्वरकता है उसमें कमी आई है। तो इनका सबका जो उर्वरकों का प्रयोग कम करके और मृदा की जो उर्वरकता है उसको लंबे समय तक बनाए रखने के लिए भारत सरकार इस चीज़ पे जोर दे रही है। और साथ ही जैविक जो खेती है उसके बहुत सारे फायदे हैं। जैसे अपन बात करेंगे कि एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसान की जो लागत है उसमें काफ़ी लागत जो है वो बहुत कम हो जाती है किसान जैविक खेती के लिए। अच्छा। दूसरा अपन जैसे बात करें जैसे सिंचाई अंतराल है उसमें भी जो है ना सिंचाई अंतराल वो बढ़ जाता है। यदि आप रासायनिक खेती कर रहे हो तो उसमें जैसे 10 दिन से आपको सिंचाई देनी हो रही है, यदि आप जैविक कर रहे हो तो उसमें आप 15 दिन के बाद अंतराल पे सिंचाई कर सकते हो। दूसरा जो मृदा है उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है। इसके साथ साथ जैसे जो उत्पादन है आपका जैविक उत्पाद है उसकी जो गुणवत्ता है, जो रासायनिक खेती है उसकी जो उत्पाद होता है उसके कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी गुणवत्ता होती है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, तो इसके अलावा अगर हम जैविक खेती के घटकों की बात करें तो कौन कौन से किसान भाइयों को घटक इसमें अपनाने पड़ते हैं, यानी कैसे अगर जैविक खेती की शुरुआत करनी किसी किसान भाई को तो उसका सही तरीका क्या है, ये हमारे किसान भाइयों को समझाइए। हाँ जी सर, देखो अपन जो जैविक खेती की जो मुख्य घटक है उसमें से सबसे पहला तो है खेत का चुनाव। ठीक है। दूसरा अपन बात करें ग्रीष्मकालीन जुताई। तीसरी अपन बात करें तो हरी खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, जैविक उर्वरक है और जैविक तरीके से खरपतवारों का नियंत्रण है, जैविक तरीके से कीट एवं रोगों का नियंत्रण है। ऐसे करके ये बहुत सारे जो घटक है इनको किसान भाई अपनाकर जैविक खेती प्रारंभ कर सकते हैं। जैविक खेती प्रारंभ करने से पहले किसान भाई पूरे खेत पे एक साथ ही प्रारंभ नहीं करें। हाँ। मैं एक किसानों को ये बताना चाहूँगा, ये सबसे अहम बात है। हाँ, आप किसान भाई जो भी अपने पास जो 8 हेक्टेयर या 8 एकड़ जितनी भी ज़मीन हो, किसान भाई शुरुआत में 1 एकड़ या 2 एकड़ में प्रारंभ कर सकता है। उससे क्या किसान को थोड़ा थोड़ा अनुभव भी हो जाएगा, आगे जो उसको जो नुकसान होगा जो जैविक उत्पादन में, जैविक फसल में किसान को पहले वर्ष या दूसरे वर्ष उतना उत्पादन नहीं मिल पाएगा जितना रासायनिक खेती से जो मिल पा रहा है। तो किसान भाई को 1 या 2 एकड़ में प्रारंभ करना चाहिए। उससे क्या किसान भाई को अपना एक अनुभव हो जाएगा। दूसरा साथ ही उसको जो तीसरे या चौथे साल में जाते जाते उसको जो उत्पादन जो रासायनिक खेती से जो हो रहा था उससे भी बढ़ जाएगा। क्योंकि शुरू के 1-2 साल में उत्पादन कम मिलेगा, लेकिन उसके बाद आपको रासायनिक खेती से भी बहुत ज़्यादा उत्पादन मिलना है। खेत की तैयारी की हम बात करते हैं, डॉक्टर साहब, खेत की तैयारी किसान भाई कैसे करें, या जो शुरुआती जो प्रोसेस रहती है वो क्या रहती है? जी, देखो किसान भाइयों को सबसे पहले तो हर
प्रत्येक 3 साल से ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करनी चाहिए। अच्छा। उससे क्या होगा, किसान को एक तो जो आपके जो बहुत सारे जो नुकसानदायक जो कीट है उनके अंडा, लार्वा, प्यूपा वो ज़मीन के अंदर रहते हैं। और यदि किसान भाई जैसे आपकी रबी फसल की जो कटाई होती है उसके बाद में किसान भाई गहरी जुताई करेंगे तो उसमें जो नुकसानदायक जो कीट है उनके अंडे, प्यूपा और लार्वा वो सारे के सारे मिट्टी पलटने वाले हल से आप गहरी जुताई करोगे तो वो ऊपर आ जाएंगे। अच्छा। ऊपर आने के कारण एक तो जो आपका जो परभक्षी जो कीट होते हैं, जैसे आपने देखा होगा आप जो गहरी जुताई करते हो तो पीछे पीछे बहुत सारे पक्षी आप ट्रैक्टर के पीछे रहते हैं, तो वो परभक्षी कीट जो कीटों को है उनको खाते रहते हैं। दूसरा तापमान गर्मियों में बढ़ता है, 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान रहता है, तो उसके कारण उनके अंडे और लार्वा जो प्यूपा है वो तापमान के जो तापमान बढ़ने के कारण नष्ट हो जाते हैं। दूसरा आपके जैसे बहुत सारे जैसे मोथा है या दूब घास है, उनके जो राइजोम्स है या जो कंद है तो वो भी ऊपर आ जाते हैं, तो तापमान बढ़ने के कारण वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों को कि जितने भी जो आप एक कीटों का रोकथाम कर सकते हो गहरी जुताई के साथ। दूसरा आप जो खरपतवार नाशियों की रोकथाम कर सकते हो। तीसरा यदि आप गहरी जुताई करते हो तो आपकी जो मृदा की जो जल अवशोषण करने की जो क्षमता है या जल धारण करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो देखिए ग्रीष्मकालीन आपने जुताई की है, अब हरी खाद आपने बताया घटक, हाँ जी। हरी खाद कैसे तैयार करें किसान जी हरी खाद भी एक जो महत्वपूर्ण घटक है जैविक खेती का। इसमें किसान भाई जैसे जिस किसान भाई के पास यदि सिंचाई जल उपलब्ध हो तो वो किसान भाई आप जून में के प्रारंभिक माह में आप डेचा या सनई जो भी फसल हो या जो भी दलहनी फसल हो जी उसको आप लगा सकते हो। और जो फूल आने के जस्ट पहले आप इसको एमबी प्लाव से मिट्टी पलटने वाले हल से खेत में मिला के और डिकम्पोज कर सकते हो। साथ ही जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई जल की उपलब्धता नहीं है तो जो मानसून की जो पहली वर्षा है उस समय आप किसान भाई डेचा या आपके सनई है या लोबिया है, मूंग है, गंवार जो भी दलहनी फसलें हैं उनमें से कोई एक फसल का चयन कर सकते हैं। और इन सभी कोई सी भी जो फसल हो, लेकिन इसको मिट्टी में मिलाने का जो उचित समय होता है वो फूल आने से जस्ट पहले जैसे 1-2 पूरे खेत में कई फूलों की जो कलिकाएं यदि निकलने लग जाए या दिखने लग जाए किसान भाई को, तो उस स्थिति में उस मिट्टी को फसल को खेत में मिला देना चाहिए। खेत में मिला देना जी वो सबसे उचित अवस्था होती है। उसमें उस स्थिति में उसमें जो जैविक खाद है वो सबसे अच्छा जो पोषक तत्व है वो मिट्टी को उपलब्ध होंगे। अच्छा, इसमें कौन कौन सी फसलें हम ले सकते हैं? सर इस क्षेत्र के लिए मुख्यतः डेचा और सनई 2 फसलें हैं। ये फसलें लेना जी चाहिए। ये इनको आप खरीफ में जो मानसून की पहली वर्षा होती प्रारंभ होती है उस समय आप लगा सकते हो। और जिस किसान भाइयों के पास यदि सिंचाई जल उपलब्ध हो तो वो 15-20 दिन पहले भी लगा सकते हैं। जैव उर्वरकों का उपयोग कैसे किया जाता है? जी जैव उर्वरकों में देखो मुख्यतः 3 प्रकार से अपन प्रयोग में ले सकते हैं। एक तो बीज उपचार है, दूसरा आप जो ट्रांसप्लांट जो करते हैं सब्जियों वालों को, जो पौधों को सब्जी वाले जो पौधे हैं जो नर्सरी से अपन खेत में ट्रांसप्लांट करते हैं उनको जड़ों को उपचारित करते हैं घोल बना के। तीसरा अपन मृदा में सीधा भी अपन दे सकते हैं। अच्छा। उसमें से जैसे मुख्य एक तो राइजोबियम कल्चर है, दूसरा ये एजेक्टोबैक्टर है। ये दोनों क्या है पीएसबी भी है। ये मतलब जैव उर्वरक है। इनका काम क्या होता है, जो वायुमंडल में उपस्थित जो नाइट्रोजन है इसको अवशोषित करके संश्लेषित करके और पौधों की जड़ों को उपलब्ध करवाते हैं। दूसरा पीएसबी है जो मृदा में उपलब्ध जो फॉस्फेट है उसको घोल के और पौधों को उपलब्ध करवाते हैं। जी। तो ये मुख्य 3 प्रकार से किसान भाई जैव उर्वरकों का उपयोग कर सकते हैं। उसमें एक विशेष ध्यान जरूर ये रखना है, ये इनमें सूक्ष्म जीव होते हैं। तो किसान भाई जो पैकेट लेके आए तो उस समय उसके एक्सपायरी डेट का जरूर ध्यान रखें। और साथ ही आप ये जरूर ध्यान रखें यदि आपके पास घर पे है भी तो उसको स्टोर सही तरीके से करें। भंडारण एक उचित व्यवस्था में होना चाहिए, नहीं तो वो क्या जीव होते हैं तो वो तापमान बढ़ने के कारण खराब हो जाते हैं। जी किसान भाई एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब हम हाजिर होंगे तो हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि वर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार किया जाए। जल्द हाजिर हो रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ?
अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को SMS के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं जैविक खेती के महत्व और उसकी उपयोगिता के बारे में, और कैसे जैविक खेती की जाए इस बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर रामधन जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब, ब्रेक में जाने से पहले हमने कई विषयों पर चर्चा की, लेकिन वर्मी कंपोस्ट किसान भाई कैसे तैयार करें, क्या सही विधि है? जी किसान भाइयों, जो अपन वर्मी कंपोस्ट की बात करें तो जैविक खेती में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और ये महत्वपूर्ण घटक भी है। और जो किसान भाई जैविक खेती कर रहा है या करने के इच्छुक है, उसको जैविक वर्मी कंपोस्ट जो खाद है उसको अपने खेत पे कैसे तैयार कर सकते हैं, अपने फार्म पे कैसे तैयार कर सकते हैं, उसके बारे में सबसे पहले तो आपको किसान भाइयों जो
कितनी मात्रा में आपको खाद की आवश्यकता है, कितना खेत है। 1 हेक्टेयर में लगभग 5 टन पहले वर्ष आपको वर्मी कंपोस्ट की आवश्यकता पड़ेगी। उस हिसाब से आप बेड बना सकते हो। बेड 2 प्रकार के होते हैं, एक तो कंकड़ ईंट और सीमेंट का बनाया जाता है। दूसरा किसान भाइयों आजकल बाज़ार में रेडीमेड जो प्लास्टिक का आ रहा है, पॉलीबैग का आ रहा है, तो वो आप परचेज कर सकते हो। उसके लिए जो खाद बनाने की जो प्रक्रिया है, जैविक खाद मतलब वर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार करते हैं, उसकी सबसे पहले आप जो बेड बना लिए उसमें नीचे जो 2-3 इंच आपको जितने भी जो रेजिडुअल है, फसलों के अवशेष है, जैसे नीम की टहनियाँ है या फसल के जो भूसा है या आपके गेहूं के डंठल है, मक्का के डंठल है, या जितने भी जो फालतू की जो चीज़ें होती हैं, फसलों के अवशेष जो होते हैं, उनको 2 या 3 इंच पे आपको एक परत बनानी है। जी जी। उसके बाद में आपको 1 फीट का एक गोबर की लेयर लेनी है, एक परत लेनी है 1 फीट की। उसके ऊपर किसान भाई जो गोबर आप जो जिसका चयन करोगे वो कम से कम 20 से 25 दिन पुराना गोबर होना चाहिए। ये नहीं आप ताज़ा गोबर को ला के आप उसमें बेड में रख दो। अच्छा। उससे क्या, उसमें बहुत ज़्यादा हीट रहती है, गर्म रहता है, तो उससे केंचुए खत्म हो सकते हैं, केंचुए मर सकते हैं। तो किसान भाई ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपको जो गोबर लेना है वो कम से कम 20 से 25 दिन पुराना हो। लेकिन ये भी साथ में ध्यान रखना आपको कि 50 दिन से ज़्यादा नहीं हो, पुराना नहीं, ज़्यादा पुराना भी नहीं हो। फिर आपको क्या करना है, 1 फीट लेयर बनाने के बाद आप यदि एक ही परत बना रहे हो 1 फीट की, तो आपको यह प्रोसेस ऊपर 1 और 2-3 इंच का आपको एक लेयर बनानी है, पत्तों से या जो भूसा है उससे ढकना है, केंचुए छोड़ के। गोबर डालने के बाद किसानों को क्या करना है, आपको 1-2 दिन उसमें हल्का पानी का छिड़काव करना है, जिससे कि गोबर में जो गर्मी है वो थोड़ी कम हो जाए। उसके बाद में आपको केंचुए डालने हैं। पर बेड 2 किलो केंचुए मतलब पर्याप्त रहते हैं। और ये आप आइसिन या फाइटिडा एक प्रजाति है जो हल्के जो मतलब मैरून कलर के या लाल रंग के अपन कह सकते हैं, तो उस प्रजाति को आपका चयन करना। उनकी जो कार्य करने की जो क्षमता है वो 24 घंटे रहती है, रात दिन वो कार्य करते रहते हैं अपना। अच्छा। तो दूसरा आपको यदि इसमें आपको जो परत है उसको बढ़ानी है, 1.5 फीट करनी है, तो किसान भाई को ये फिर 2-3 इंच की फिर एक आपको जो रेजिडुअल है या फसलों के जो अवशेष हैं उनकी परत बनानी है। और फिर आपको 1/2 फीट और गोबर आपको एक लेयर और परत तैयार करनी है, और उसके ऊपर आपको फिर वो पानी छिड़कना है 2-3 दिन तक, ठंडा करना है। और फिर आप उस पर केंचुए छोड़ के और फिर आप उस पर एक जो फसल अवशेष जो कचरा है फसलों का, उसकी एक परत बना के, और आपको हल्का हल्का रोजाना नमी बनाए रखनी है अपनों किसान भाइयों को, और बोरी के टाट से उसको ढक देना है, जिससे बरोबर वो काम करते रहे। और यदि आपको मॉइस्चर उसको उचित नहीं मिलेगी तो वो काम करना छोड़ देंगे केंचुए। तो किसान भाइयों को ये जरूर ध्यान रखना है कि आपको नमी बनी रहे। और ये खाद लगभग 45 से 50 दिन में तैयार हो जाता है। और किसान भाइयों को जो से खाद निकालना है तो आपको क्या करना है, 3 या 4 दिन पहले आपको जो नमी है वो कम कर देनी है, पानी रोक देना छिड़काव पानी का। तो उससे क्या होगा, ऊपर जैसे नमी कम होगी तो केंचुए नीचे चले जाएंगे, किसान भाई फिर उस खाद को निकाल सकते हैं। जैसे जैसे नमी कम होती जाएगी केंचुए नीचे की तरफ चले जाएंगे, और किसान भाई एक खाद अलग कर सकता है। चल, तो देखिए किसान भाई बहुत अच्छी विधि बताई है वर्मी कंपोस्ट तैयार करने की। डॉक्टर साहब, हम अब कीट प्रबंधन जैविक खेती में कैसे करें, क्योंकि किसान भाइयों को आसान तरीका लगता है कि रासायनिक कीटनाशक लाया, छिड़काव किया और हो गया। जी। जैविक खेती में कीटनाशक कैसे तैयार करें या उसका उपयोग कैसे करें? जी देखो, जैविक खेती में कीटनाशकों के मतलब रोकथाम करने के लिए बहुत सारे अपने पास तरीके हैं। उसमें से जैसे आजकल बायो एजेंट भी बाज़ार में मिल रहे हैं, और ट्राइको एक ड्रामा है वो फंजीसाइड है वो मिल रहा है, ट्राइकोग्रामा एक कार्ड आता है तो वो बाज़ार में मिल रहा है। आपको बहुत सारे फेरोमेन ट्रैप है, फेरोमेन में भी आपको और बाकी और भी ट्रैप है, जैसे प्रकाश प्रपंच है, आपको जो उसको अपन लाइट ट्रैप भी बोलते हैं, येलो ट्रैप है। तो इन सब चीज़ों को देखो मैं आपको तरीके से विस्तार से किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि आपको सबसे पहले तो यदि आपको जो कीटों की रोकथाम के लिए आप यदि ग्रीष्मकालीन जुताई कर रहे हो तो कुछ हद तक तो आप कर रहे हो कीटों की रोकथाम वहीं तक हो। उससे हो जाएगी। हाँ, ग्रीष्मकालीन जुताई के कारण हो जाएगी। दूसरा, आपको यदि यदि कीट आ रहे हैं तो आपको देखो बहुत सारे हैं कीट ऐसे होते हैं जो येलो ट्रैप आती है, किसान भाई 15 से 20 ट्रैप पर हेक्टेयर के हिसाब से अपने खेत में लगा सकते हैं। उसमें क्या एक गम लगा हुआ ट्रैप रहता है, और येलो कलर को जो पीला कलर होता है उसको
कीटों को आकर्षित करता है, तो कीट उससे चिपक जाते हैं। जी खत्म हो जाती है। तीसरा अपन जो प्रकाश प्रपंच या जो लाइट ट्रैप आती है उसमें भी किसान भाई वो भी अपने खेत पे लगा सकते हैं। तो रात के समय में जो लाइट होती है वो कीटों को आकर्षित करती है, और नीचे की तरफ पानी का गमला रखते हैं, उसमें कुछ न जैसे केरोसिन डाल दिया किसानों ने या कुछ और कोई डाल के, और वैसे ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा एक फेरोमोन ट्रैप आता है। फेरोमोन ट्रैप भी किसान जैसे सामान्यतः किसान भाई को हर खेत में 4-5 पर एकड़ के हिसाब से लगाना चाहिए। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सभी सरकारें बहुत प्रयास कर रही हैं। जी। कैसी ऐसी योजनाएं हैं कि क्या जैविक खेती के लिए किसान भाई हमारे प्रोत्साहित हों, क्या बताना चाहेंगे? किसान भाइयों, मैं आपको जो भारत सरकार की योजना 2015 में लॉन्च की थी, परंपरागत कृषि विकास योजना, तो इस योजना से जुड़कर आप एक क्लस्टर तैयार कर सकते हो। ये क्लस्टर लगभग 20 जो हेक्टेयर का होता है उसमें कम से कम 20 किसान होने चाहिए, और मैक्सिमम 50 एकड़ का क्लस्टर बना के 50 किसान इस योजना से जुड़ सकते हो। ये 3 साल के लिए जो संचालित की जाने वाली केंद्र की योजना है। ये विभिन्न जो आपके राज्य हैं उनके जो कृषि विभाग है उसके द्वारा भी संचालित हो रही है, और बहुत सी जो कृषि विश्वविद्यालय उनके कृषि विज्ञान केंद्र उनके द्वारा भी संचालित की जा रही है। तो इसका आप बिल्कुल फ़ायदा ले सकते हो। अच्छा, जैविक खेती जो किसान भाई कर रहे हैं, क्या उनका कोई रजिस्ट्रेशन भी होता है या कैसे कर सकते हैं ताकि उनकी एक पहचान बन जाए कि वो जैविक खेती करें, ताकि उनको जो उनकी उपज है, जो फसल है, उसका अच्छा दाम मिले? जी सर, इसके लिए जो आपका मध्य प्रदेश में अपने भोपाल में जैविक प्रमाणीकरण संस्थान स्थित है। यहाँ से किसान भाई इसकी वेबसाइट पे जाके एक प्रमाण पत्र का जो फॉर्मेट है उसको आप डाउनलोड करके और भर के इस संस्था को भेज सकते हो, और जो भी इस संस्था की जो उचित जो प्रमाणीकरण के जो मापदंड है वो मापदंड टेस्ट करके और आपको प्रमाण पत्र। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या मिलता है? जी, इसका सर आप जो फसल को है एक प्रमाणिता के साथ आप बेच सकते हो, उससे आपको उचित एक जो अच्छी कीमत मिल सकती है किसान भाइयों। तो देखिए किसान भाइयों, जैविक खेती हमेशा फायदे का सौदा रहा है। बस आपको सही तरीके से जैविक खेती की शुरुआत करनी है और धीरे धीरे इसको बढ़ाना है। इससे आपकी फसल लागत कम होगी, आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा, और सबसे बड़ी बात कि उच्च गुणवत्ता वाला उत्पादन मिलेगा, जिससे पर्यावरण भी सुरक्षित होगा, मनुष्यों की सेहत भी सुरक्षित होगी। तो हमें पूरी उम्मीद है कि डॉक्टर रामधन जी ने आज जो जानकारी आप तक पहुंचाई है वो आपके बेहद काम आएंगी। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे किसान भाइयों तक पहुँचाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, अब आप देखिए खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। आइए पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। केंद्र सरकार ने लिया कृषि कानून वापस, मत्स्य पालकों को मिलेंगे किसान क्रेडिट कार्ड। 72 लाख हेक्टेयर में हुई रबी बुआई, भूमि सुपोषण और संरक्षण जन जागरूकता प्रशिक्षण और गेहूं की उन्नत किस्में बोई। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला लिया। श्री मोदी ने कहा कि कृषि में सुधार के लिए 3 कानून लाए गए थे, लेकिन इसका कुछ किसान संगठनों ने विरोध किया। इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से किसानों के हित की बात हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। ऐसे में कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला लिया है। श्री मोदी ने कहा कि आज मैं देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन और पवित्र हृदय से ये कहना चाहता हूँ कि शायद हमारी तपस्या में कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाएगा। कृषि में सुधार के लिए 3 कानून लाए गए थे ताकि छोटे किसानों को और ताकत मिले। सालों से ये मांग देश के किसान और विशेषज्ञ अर्थशास्त्री मांग कर रहे थे। जब ये कानून लाए गए तो संसद में चर्चा हुई। देश के किसानों संगठनों ने इसका स्वागत भी किया, समर्थन भी किया, लेकिन हम कुछ किसानों को कृषि कानूनों के लाभ समझाने में असफल रहे। वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रव्यापी AHDF KCC अभियान की आधिकारिक रूप से शुरुआत की। देश के सभी पात्र पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ प्रदान करने के लिए मत्स्य विभाग और वित्तीय सेवा विभाग के सहयोग से 15 नवंबर 2021 से 15 फरवरी 2022 तक राष्ट्रव्यापी AHDF KCC अभियान का आयोजन हो रहा है। इस अभियान का आयोजन करने के लिए
10 नवंबर 2021 को राज्यों के विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए। वित्तीय सेवाओं के विभाग द्वारा बैंकों के साथ राज्य सरकारों को भी आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पशुधन क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें कृषि और संबंध क्षेत्र का 1/3 हिस्सा शामिल है और जिनका CAGR 8% से ज्यादा है। प्रदेश में रबी फसलों की बुआई किसानों द्वारा तेजी से की जा रही है। इस साल मानसूनी बारिश अच्छी होने से रबी फसलों की बुआई में मदद मिलेगी। सोयाबीन उत्पादकों क्षेत्रों में रबी फसलों की बुआई तेजी से चल रही है। चालू रबी सीजन में 139 लाख हेक्टेयर में रबी फसलें बोने का लक्ष्य बनाया गया है। गत वर्ष 139 लाख हेक्टेयर में रबी फसलों की बुआई हुई थी। अभी तक 72 लाख हेक्टेयर में रबी फसलों की बुआई हुई है। गेहूं की बुआई 37 लाख हेक्टेयर में, चना 18 लाख हेक्टेयर और सरसों 10 लाख हेक्टेयर में बोया गया है। मटर 2 लाख हेक्टेयर एवं मसूर 5 लाख हेक्टेयर में बोई गई है। चालू रबी सीजन में गेहूं की बुआई का लक्ष्य 95 लाख हेक्टेयर में रखा गया है। चना 24 लाख हेक्टेयर, मटर 2, मसूर 5 लाख हेक्टेयर में बोया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के प्रमंडल सदस्य ओम ठाकुर के संयोजन में सिवनी जिले के बरघाट, कुरई, सिवनी विकासखंड के 56 ग्रामों में भूमि सुपोषण और संरक्षण सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन जन जागरूकता का अभियान कृषि विज्ञान केंद्र सिवनी में किया गया। इस अवसर पर कृषि वैज्ञानिकों द्वारा गांव में भूमि पूजन कार्यक्रम में कृषकों को मिट्टी का क्षरण रोकना, मिट्टी के संवर्धन के उपाय, वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग कर नरवाई को खाद में परिवर्तित करने की तकनीक, जैविक आदानों का उपयोग एवं बनाने की तकनीक, जीवामृत, गौमूत्र, दशपर्णी अर्क के उपयोग पर विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की गई। गेहूं की खेती से अधिक उत्पादन पाने के लिए उन्नत किस्मों का बोना आवश्यक है। सिंचित और समय से बोने हेतु WH 147, HI 1077, GW 273, GW 322, JW 1142, HI 1489, HI 8498, MPO 1106 प्रमुख किस्में हैं। सिंचित और पचेती बोने के लिए HD 2285, लोक A, AI 1454, GW 173, HI 1418, MP 4010 किस्मों की अनुशंसा की गई है। तो किसान भाइयों, आज की खबरें खेती में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे खेती किसानी से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।